Okay, dear student, today we are going to discussing on the topic of Indian civilization and culture, and now we are going to discuss about the long answer questions. Okay, dear students, are you ready to just learn about long answers questions? Yes, sir. आज हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, जो एग्जामिनेशन में एक्सप्लेनेशन के नाम पे आता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है, वो फिक्स है आएगा। 4 नंबर का आंसर कैसे लिखना है, आइए उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा होगा, आंसर आप लिखेंगे कैसे। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. What does Gandhi mean by this statement? Do you subscribe to his views? कह रहे हैं कि I believe that civilization India has evolved is not to be beaten in the world. मतलब कि मेरा विश्वास है, गांधी जी कहते हैं कि मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि भारत की जो सभ्यता है, क्या है, इंडियन जो सिविलाइजेशन है, पूरे दुनिया में कहीं भी कोई इसको दबा नहीं सकता है। बीटन का मतलब है कि, बीटन का मतलब जानते हैं ना, पीटना होता है, बट यहाँ पे सेंस है कि कोई इसको दबा नहीं सकता है। इसको जो है कि कह रहा है व्हाट डज गांधी मीन बाय दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के माध्यम से गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, आइए और आप लोग को बताना है। कैसे आप लिखेंगे आंसर, आइए बता दो कैसे आंसर लिखना, वो दिखाया जाएगा। बाय दिस स्टेटमेंट गांधी जी ट्राइज टू से दैट इंडियन सिविलाइजेशन हैज एबिलिटी टू सर्वाइव इन एवरी कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू हिम सिंस इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव व्हाइल अदर सिविलाइजेशन लॉस्ट देयर एग्जिस्टिंग। कह रहा है कि बाय दिस स्टेटमेंट गांधी जी ट्राई टू से दैट, मतलब इस स्टेटमेंट के द्वारा गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन हैज एबिलिटी टू सर्वाइव इन एवरी कंडीशन। भारतीय सभ्यता के पास एक क्षमता है कि हर परिस्थिति में वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू ही, और उनके अनुसार, सिंस इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव, भारत की जो सभ्यता है अभी भी वैसी ही है जैसे पहले थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपनी सभ्यता को बचा नहीं पाए, सब क्या हो गए, लॉस्ट कर दिए अपनी सभ्यता को। बट इंडियन सिविलाइजेशन जैसे पहले था आज भी वैसे ही है। इट मींस इंडिया हैज सम डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक व्हिच मेक इट अनबीटेबल इन द वर्ल्ड। इससे यही पता चलता है कि भारत की सभ्यता के पास अपने कुछ खास गुण है, जिस गुण की वजह से वो अपनी सभ्यता को बचाए हुए रखा है। तो ये था आंसर, आपको 4 नंबर आपको मिल गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वी नोटिस that mind is restless, but the more it gets, the more it wants, and still remain unsatisfied. Aji, pick out other metaphors used in the lesson. How do these metaphors help Gandhiji in persuading the readers? वो मेटाफोर क्या है वो तो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, पहले come to the point. These metaphors really help Gandhiji in persuading the readers because when he uses an veil of experience, it justifies the reason behind believing in our civilization for not adopting other ones, because this phrase conveys the reason in the best possible way. मतलब ये जो स्टेटमेंट है गांधी जी का कि मानव जो है ना, मानव का जो दिमाग है एक बेचैन पक्षी की तरह है, मानव को जितना मिलता है उससे ज्यादा लेने की उम्मीद करता है और अंत में असंतुष्ट हो जाता है। इससे यही पता चल रहा है कि हम किसी दूसरे की सिविलाइजेशन को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जो सभ्यता है उसमें संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, मानव की जो वांट्स है उसकी लिमिट है, लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन में ह्यूमन की वांट्स जो है वो लिमिटेड नहीं है, जिसकी वजह से हम और आप परेशान हो जाते हैं। हमारे पास इमेजिन कीजिए साइकिल है, तो उसके बाद अगर मोटरसाइकिल हो जाता है तब भी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, फिर हम 4 व्हीलर की डिजायर करते हैं, फिर 4 व्हीलर भी आती है, फिर उससे आगे आगे आगे, ये क्या है, लास्ट में मानव को असंतुष्ट बना देता है, जबकि उसके पास बहुत कुछ है तभी वो संतुष्ट नहीं रह पाता है। गांधी जी आगे ये भी कह रहे हैं कि इन द सेम वे व्हेन इट वाज अबाउट एक्सप्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर बिलीफ इन आवर सिविलाइजेशन, he used seat anchor which expresses the value of our hope, and readers connect themselves directly with the desired meaning by the author. इसलिए कवि कहते हैं, मतलब कवि का मतलब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि आपको जो है
अपने आप में, और अपने आप में आत्मा को शांति को करने के लिए अपने सेल्फ जो वांट्स है उस पर कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा। आपकी जो इच्छा है उसको संतुलित रखना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। नहीं तो अगर आप इच्छा, अपनी इच्छा तो अनंत होती है, इच्छा कभी किसी की पूरा नहीं हुई है ना होगी, ठीक है ना। तो अपनी इच्छाओं पे क्या करना है, कंट्रोल करना है। और हमारी सभ्यता ऐसी है जो हमको पढ़ाती है कि हर मानव के अपनी इच्छा को सीमित रखना चाहिए, जिससे उसके जीवन में संतुष्टि हो सकती है। कोई प्रॉब्लम? दो क्वेश्चन आपका जो है क्लियर हो गया। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इतना ही बता के हम इसको स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज को देखेंगे। इसलिए लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये पूरे एसे का, ये पूरे चैप्टर का। कहता है अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज़ ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज़ ही इज पुअर। देखा जाता है ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो खुशी होगा और कोई व्यक्ति गरीब है तो वो दुखी होगा, ऐसा नहीं। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। खासकर देखा गया जो लोग अमीर होते हैं वो खुश नहीं होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, जो लोग गरीब होते हैं वो खुश होते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी होल्ड्स की टू रियल हैप्पीनेस? हाउ डज गांधी डिफाइन हैप्पीनेस? गांधी जी ने कैसे बताया है कि जो रियल हैप्पीनेस होती है उसकी चाबी क्या है? हाउ डज गांधी डिफाइन हैप्पीनेस? और गांधी जी हैप्पीनेस को कैसे बताते हैं, खुशी को कैसे बताते हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बढ़िया कपड़ा पहनते हैं फिर भी खुश नहीं होते हैं। वो ब्रांड की उम्मीद करते हैं कि हम ब्रांड पहनते तब। आप कॉपी पहन ली लेकिन ब्रांड की वजह से आप खुश नहीं है। आप कुछ लोग नॉन ब्रांड पहन के भी अपने आप को हैप्पी रहते हैं। बात आई समझ में? और आपका जो मार्केट चल रहा है ना, नॉन ब्रांड से चल रहा है। ब्रांड वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत वो लोग पहन भी लेगा तब भी उतना हैप्पीनेस नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारी ऐसी ब्रांड है, प्रोडक्ट है जो महंगे हैं, ठीक है ना। लेकिन आम लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, जो उनको अच्छा लगे पहन लिया खुश हो गए। 300 रुपए के भी जूते में वो 6000 के जूते वाले फीलिंग ला सकते हैं। और कुछ लोग 6000 का जूता पहन के भी 10,000 वाला उसका पार्टनर पहन लिया है तो खुश नहीं रहेंगे कि मेरा 6000 का, मेरा दोस्त का 10,000 का है। बस इतनी सी बात से वो नाराज हो गए, ठीक है ना। तो आगे गांधी जी क्या कहते हैं, कैसे समझाते हैं, इनको हम समझेंगे और एग्जाम में अपनी भाषा में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इसका मतलब हुआ गांधी जी के अनुसार। अब यहाँ पे होता है अकॉर्डिंग टू रोशन, इसका मतलब होता है रोशन के अनुसार। बट रोशन का नाम नहीं हो सकता है, गांधी जी लिखे थे, गांधी जी के हिसाब से बात करेंगे। द रियल की टू हैप्पीनेस लाइज इन रेजिस्टिंग आवर वांट्स एंड डिनाइंग ओवर सेल्फ। रियल हैप्पीनेस डजंट डिपेंड अपॉन वर्ल्डली मटेरियल्स, सो वी डोंट नीड टू बी मटेरियलिस्टिक टू बी हैप्पी। कह रहा देखिए, जो वास्तविक खुशी होती है वो जो होती है वो हम पे और आप पे डिपेंड करता है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को, अपने आप को कैसे बना के रखे हुए हैं। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को अगर दुनिया से तुलना करने लगिएगा, किसी मटेरियल से तुलना करने लगेगा, तो आपके जीवन से खुशी निकल जाएगी, आपके पास हैप्पीनेस नहीं रहेगा। आपके पास इमेजिन करो कि कार नहीं है, बट आपके घर में फर्स्ट टाइम अल्टो कार आ गई। गाड़ी छोटी है बट फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। एक जमाने में अल्टो कार की भी जमाना होती थी, आज भी है। सबसे चीप एंड बेस्ट में कोई गाड़ी है और अच्छी एवरेज माइलेज देने वाली तो वही गाड़ी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पड़ोसी के पास कुछ बड़ी गाड़ी आ गई, इससे क्या मतलब भाई, उसका देखकर हम नाराज हो जाएंगे। हम अपनी गाड़ी को पोछा भी नहीं मारेंगे, सफाई भी नहीं करेंगे। भैया छोड़ो यार, छोटा सा गाड़ी क्या इस करना, नहीं ना। अरे आपका छोटा ही है बट वो आपका है, आपके पड़ोसी का जो है वो आपका नहीं है। समय पड़ने पर वो आपका काम आएगा, है ना। उसका गाड़ी तो आपका काम नहीं आएगा। इसलिए खुशी को कैसे मेंटेन करेंगे? हम कहेंगे कि मेरे लिए यही सब कुछ है, किसी और का जो है उससे हमको क्या मतलब। हाँ, नेक्स्ट टाइम हम इससे अच्छा कर देंगे, इससे बड़ा कर देंगे, ये सोच अच्छी है। लेकिन आपकी वजह से अक्षित का गाड़ी देखकर हम नाराज हो जाए तो ये सही नहीं है। ऐसे लोग पता है आगे नहीं बढ़ते हैं, ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन खो जाता है, पूरा पागल हो जाता है, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। कार पर चढ़ने के लायक भी नहीं होता है, ठीक है ना। उसका वो स्क्रू लूज हो जाता है, खत्म, ठीक है। इसलिए अपने आप को मेंटेन करके रखना। गांधी जी डिफाइंस हैप्पीनेस एज अ मैटर ऑफ कंटेंटमेंट। If people don't feel contented with that they already have, they can never be happy having a restless mind. अगर आपका दिमाग बेचैन हो जाएगा ना, बेचैन पक्षी की तरह हो जाएगा, तो सुकून नहीं मिलेगा आपको। अगर आपकी जिंदगी से आराम निकल जाए, रेस्टलेस हो जाए, तो कभी सुकून मिलेगा? आपका आराम ही छीन ले, रात में सोने नहीं दे, हम
दिन भर काम कराए, रात भर काम कराए, तो आपको क्या होगा आपको पता है? अगर आप कंटिन्यू काम करेंगे तो आप मर जाएंगे। 6 से 7 दिन अगर कंटिन्यू आप नहीं सोते हैं, 8वां दिन आप मर जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर दिमाग को आप संतुलित नहीं रखते हैं तो आपको पता है आप भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ दिमाग की बात हो रही है। आपकी बॉडी पे एग्जांपल दिए तो आप फील कर लिए होंगे। 6 से 7 डेज अगर आप नहीं सोएंगे तो क्या हाल होगा आपका? तो दिमाग को भी संतुलित नहीं रखेंगे तो आपका बुरा हाल होने वाला है, खुशी नहीं मिलेगी आपको। Our desires are limitless. So if we start looking for happiness, अगर हमको खुश रहना है ना, तो जो हमारी ख्वाहिश है, जो इच्छा है, उसको लिमिटेड करना पड़ेगा जी। लिमिटलेस करेंगे तो खत्म नहीं मिलेगा। In fulfillment of our wants and desires, we shall never achieve happiness. अगर हम अपने लिमिट नहीं करते अपनी इच्छा और डिजायर का, तो हमारे जीवन से जो है हैप्पीनेस चली जाएगी, वो लौट कर नहीं आएगी। आएगी नहीं आएगी ना। एक बंदा था, बहुत बेचैन रहा करता था। उसकी सपना बहुत थी, लेकिन सब सपना बड़ा बड़ा था, छोटा वाला कोई सपना था ही नहीं उसके लिस्ट में। ठीक है, पहले सोचा था कि अपने मम्मी पापा को पवित्र, क्या बोलते उसको, पवित्र यात्रा, तीर्थ यात्रा पे लेकर जाएंगे, लेकिन ज्यादा पैसा होगा तब। छोटा मोटा तीर्थ यात्रा के बारे में सोचता भी नहीं था। बट उसकी शादी हुई कुछ दिन बाद, तब उसने डिजायर किया कि हम अपनी पत्नी को कहीं बहुत हाई फाई जगह पे लेके जाएंगे, अदर स्टेट वगैरह। फिर उतना पैसा नहीं आ पाता था, वो घुमा नहीं पाता था, ना माँ का ना पिता का ख्वाहिश पूरा किया, ना पत्नी की ख्वाहिश पूरा, तो बेचैन रहता था, तो परेशान रहता था। एक दिन एक बाबा के पास गया। ये बाबा नाम का जो कैरेक्टर है ना अपने लाइफ में, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जो कुछ नहीं करता वो बाबा बनता है, जो लोग कुछ लेना चाहता है बाबा के पास पहुंचता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो लोग उसके पास पहुंचता है और ताबीज बनवाकर पहनता है। लोग सुकून मिलता है कि हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तब बाबा उनसे बोले कि बेटा प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है, हमने बहुत सारी ख्वाहिश की और एक भी ख्वाहिश हमारी पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम खुश नहीं रहते हैं। तो कहे कोई बात नहीं है, बगल में एक बागीचा है, ठीक है ना, नर्सरी है, उसमें जाइए और एक फूल तोड़कर आप लेकर आइए। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आप फूल ऐसा तोड़ के लाइएगा जो एकदम खिला हुआ हो। तो जैसे ही वो गार्डन में गया तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स मिले जो खिले हुए थे, लेकिन उसने क्या सोचा कि गुरुजी बोले हैं कि एकदम खिला हुआ फूल तोड़ना है, तो क्यों नहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, उससे भी ज्यादा खिला हुआ फूल मिला। तो आगे बढ़ा ना, तो खिला हुआ फूल नहीं, थोड़ा सा हल्का हल्का मुरझाया हुआ मिला। सोचा कि इसके आगे इससे ज्यादा खिला हुआ फूल मिलेगा। फिर आगे गया, फिर आगे गया, मुरझाया हुआ मिलते जा रहा था। अंत में मिला उसको सूखा हुआ फूल। कंडीशन था कि पीछे मुड़कर आपको नहीं तोड़ना है। वो सूखा हुआ फूल लेकर आया बाबा के पास। तो बाबा बोले कि अरे कल मैं गया था उस गार्डन में, बहुत सारे फ्लावर्स थे जो खिले हुए थे, आपने सूखा हुआ फूल क्यों लेकर आया? कहा बाबा खिले हुए फूल थे लेकिन मैंने नहीं तोड़ा, मैंने सोचा कि इससे ज्यादा खिला हुआ फूल आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, और अंत में मिला ही नहीं। कहते यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तुम्हारी यही है। तुम्हारे जिंदगी में छोटा मोटा जब खुशी आता है ना, तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो बड़े खुशी की वजह से, इसलिए तुम खुश नहीं रहते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में सुख ही नहीं है, इसलिए तुम परेशान रहते हो। जो खुशी मिले उसको आप बढ़िया से सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, उसके बाद बड़ा मिलेगा, बड़ा में भी करेंगे। बात नहीं समझ में? थैंक यू सो मच।